केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू। नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड संक्रमण के बढ़ती आशंका के बीच प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की हुई समीक्षा। आज से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए एनएससी जैसी विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में हो रही है वृद्धि। हालांकि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर यथावत। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आज से शीतलहर बढ़ने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्रोएशिया में भी आज से शुरू होगा यूरो का चलन। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्रोएशिया ने उठाया कदम। बीते कई महीनों से शुरू कर दी थी तैयारी। और साल 2023 का आगाज देश ने जबरदस्त उल्लास के साथ किया नए साल का स्वागत। देश के कोने कोने में गीत संगीत के साथ मनाया गया नववर्ष का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्यों की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार का ये निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड की स्थिति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी मामलों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। सरकार ने आज से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1%।
किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6.6% होगी। हालांकि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बात करते हैं मौसम को लेकर, तो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आज से शीतलहर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में काफी कमी लाएंगी। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है। बात दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की, जहां आज सुबह एक नर्सिंग होम में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कई लोग घायल हो गए। दक्षिण दिल्ली की पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने कहा कि आग में झुलसने से एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है। दमकल विभाग के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के जो कारण है उनकी जांच की जा रही है। 2 की डेथ हुई, बाकी 13 को रेस्क्यू पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने किया है। एक की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, उसको मैक्स में एडमिट किया गया है। बाकी 12 को इनका दूसरा सेंटर है जसोला में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। वी आर चेकिंग ऑल द लाइसेंसेस, वी आर चेकिंग द वैलिडिटी, इसकी लास्ट सर्विस क्या है, वो सारी जितनी भी इनकी फॉर्मेलिटीज हैं चेक करें। खबर तमिलनाडु से, जहां के नामक्कल जिले में बड़ा हादसा हुआ। एक पटाखा बनाने वाले घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया गया है कि जिस घर में हादसा हुआ वहां पटाखे बनाए जाते थे और घर में ढेर सारे पटाखे रखे हुए थे। आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया। स्वस्थ गर्भ नाम का ये इंटरैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन देश में अपनी किस्म का पहला ऐप है जो गर्भवती महिलाओं को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाता है। उपयोगकर्ताओं के लिए ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल और उन्हें रियल टाइम चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के मकसद से आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये मोबाइल ऐप अपनी किस्म का पहला ऐप है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर की सलाह तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। ये मोबाइल ऐप क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है। ऐप गर्भवती महिला को बताता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और किसी भी आपात स्थिति में यानी परेशानी में डॉक्टर की सलाह तुरंत दिलाता है। ऐप को ऐसे बनाया गया है कि इसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह गर्भ यानी बच्चे की देखभाल में सुधार करता है और बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐप महिलाओं को सकारात्मक गर्भावस्था का अनुभव प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ गर्भ ऐप को हमारे देश के हर घर तक पहुंचाना है और इस तरह हर माँ और बच्चे के कीमती जीवन को बचाना है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने वाला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी हर तरह की सहायता सुनिश्चित करता है। इनमें नियमित रूप से समय पर प्रसव पूर्व जांच, हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकॉर्ड रखना और समय पर दवाएं लेना शामिल है। ये मोबाइल ऐप ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है जहां आसानी से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें वो डॉक्टर्स को से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की एडवाइस भी चली जाती है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं वो भी चले जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड ऐप है जिसमें डॉक्टर की सलाह पूरी टाइमली और अच्छी तरीके से पेशेंट को मिल जाती है। प्रेगनेंसी की में जो माँ और शिशु की जो कंडीशन है उसको हमें एक ऑप्टिमाइज करने की तरफ एक कोशिश है कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है और एक सेफ मदर और एक सेफ न्यूबॉर्न की जो जर्नी है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोशिश है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कम करने और महिलाओं को गर्भावस्था का बेहतर अनुभव प्रदान करने में मददगार साबित होगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप का फायदा
गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर भी निःशुल्क उठा सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। अब बात करते हैं अब कोविड को लेकर। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालात को देखते हुए चीन से संक्रमण से जुड़े आंकड़े मांगे। और तरह है कि चीन द्वारा जारी किए गए आंकड़े संदेह की नजर से ही देखे जाते रहे हैं। चीन एक बार फिर कोरोना को लेकर विश्व समुदाय की चिंता का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों से आनुवंशिक अनुक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने, मृत्यु और टीकाकरण संबंधी डेटा साझा करने के लिए कहा है। संगठन ने एक बयान में बताया कि उसके अधिकारियों की 30 दिसंबर को चीनी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर और जानकारी मांगी है। साथ ही इससे निपटने के लिए सहायता की पेशकश भी की। कोविड फैलने के स्तर और चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों को लेकर पाए जाने वाले संदेह के बीच इटली यूरोप का वो पहला देश था जिसने चीन से आने वालों की जांच को अनिवार्य किया। जांच अनिवार्य बनाने वाले भारत और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शुक्रवार को दक्षिण कोरिया और स्पेन भी शामिल हो गए। इस बीच यूरोपीय स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्टेला क्लैरिस ने चीन में कोविड की स्थिति के प्रभावों का सामना करने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि विश्व के बढ़ते दबाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनका देश चीनी नागरिकों को विदेशी पर्यटन में और अधिक छूट देने की तैयारी कर रहा है। चीनी नागरिकों की इच्छा के आधार पर हम अपने नागरिकों के लिए विदेशी पर्यटन यात्रा को बहाल करेंगे। इसके लिए संबंधित देशों से हम संपर्क करेंगे। इस बीच लंबी पाबंदियों के बीच चीन में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग अगले साल से बेहतर हालात की आशा कर रहे हैं। पिछले 2 साल से चीन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के नाम पर सख्त लॉकडाउन और जांच नियम लागू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नए साल की शुरुआत के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ा बदलाव आ गया। आज से क्रोएशिया में यूरो मुद्रा का जो चलन है वो शुरू हो गया। तो यूरो को बतौर मुद्रा अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश है। यही नहीं, इस मुद्रा को अपनाने के बाद क्रोएशिया दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट मुक्त शेंगेन जोन में 27वां देश होगा, जिससे 400 मिलियन से अधिक लोग यूरोप के वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होंगे। तो देश ने पूरे हर्षोल्लास के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया। भीषण सर्दी के बीच नववर्ष के जश्न की गर्मजोशी में कोई कमी नहीं देखी गई। देश के कोने कोने में लोगों ने बढ़ चढ़कर नए साल में प्रवेश किया। दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। देश भर में नए साल का जश्न लोग पूरे उत्साह और जोश के साथ मना रहे हैं। पर्यटन हब गोवा में भी नव वर्ष की धूम देखते ही बनी। दूर दूर से लोग आए और नए साल का जश्न मनाया। हमारी संवाददाता मेघना देव ने कई लोगों से बात की। यहाँ गर्मी बहुत है, दिन में तो निकल ही नहीं पा रहे, लेकिन है ना यहाँ शाम को अच्छा लग रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर को छोड़ के हम यहाँ आए गोवा। ऑल इंडिया में गुलाबी नगरी पसंद करता, लेकिन हम लोग यहाँ गोवा में पसंद करने के लिए आए। झारखंड, रांची, वेरी नाइस। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल एंजॉय, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती हो रही है, बस बहुत टाइम बाद मस्ती हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के बहुत ही आदमी बड़ी अच्छे सज्जन और बढ़िया आदमी है और पूरा एंटरटेनमेंट है यहाँ। कोई उधमबाजी और गुंडागर्दी उधमबाजी कुछ नहीं। 3 साल बाद जब कोरोना खत्म हुआ है तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ का नेचर और यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। Absolutely fantastic. Where have you come from? We come from a place called Morecambe in England. देश भर में नववर्ष को लेकर उमंग और उत्साह है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती की गई। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। पवित्र उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
वहीं भगवान शिव की नगरी काशी में नए साल का स्वागत मंत्रोच्चारण और 80 घाट पर सुबह मां गंगा की आरती के साथ किया गया। नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु गंगा आरती देखने और भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए बनारस पहुंचे। और नववर्ष पर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की आरती की गई। मंत्रोच्चारण के साथ ही श्रद्धालुओं ने सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की। हरमंदिर साहब में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मत्था टेका। श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में भी आस्था की डुबकी लगाई। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने चिर परिचित अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं दी। पूरी बीच पर सैंड आर्ट बनाकर उन्होंने नववर्ष 2023 की मंगल कामना की। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ की रेत पर रंगीन तस्वीर बनाकर उन्होंने 2023 का स्वागत किया और लिखा, जय जगन्नाथ। देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात हैं। सीमा पर जवान देश की हिफाजत करने के साथ साथ नए साल का भी जश्न मना रहे हैं। श्रीनगर में एलओसी के पास हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ खास बात की। डीडी न्यूज पहुंचा है जेड गली कुपवाड़ा से आगे जो एलओसी का एरिया है, वहां हम जवानों के साथ पहुंचे हैं। किस तरह से नए साल को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और खास बात यह है कि एक्सट्रीम वेदर है, वो भी उनके जोश है, जो उनका हौसला है, उनको बिल्कुल कम नहीं होता है। हमारे साथ जवान यहाँ मौजूद हैं जो उन्होंने खास सेलिब्रेशन किया है। किस तरीके से वो मनाते हैं, हमारे बीच में वो मौजूद है। उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जो उनको यहाँ सरवाइव करते हैं। वी कंडक्ट रेगुलर मेडिकल कैंप्स, जिसमें हम यहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको फर्स्ट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जब कोई इमरजेंसी आती है तो दैट बिकम्स आवर प्रायोरिटी कि उसको फर्स्ट बेसिस पे हम यहाँ से इवैक्यूएट करें एंड 24/7 उनको हम मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के वेदर की खास तौर पर बात करें तो किस तरह की तैयारियां रहती हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं इस एक्सट्रीम वेदर में रहने के लिए? इसका पहले से हमने प्रिपेयर से प्लानिंग करता है, जैसे कि ये मौसम कैसा है उसका ट्रेनिंग इसके बारे में जानकारी करता है। इसका ART जैसे कोई किसी की प्रॉब्लम हो गया उसका बारे में हमने पहले से इसको कैसे करना है, निकालना है, इसको कैसे निकालना है, एक्वेशन करना है, इसका बारे में ट्रेनिंग करता है। किस तरह से हम अपने आप को अपडेट रखते हैं कि जो दुश्मन की हरकतें हैं उन पर हम नजर रखें और अगर कोई हरकत करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमारी जो टैक्टिक्स रहती है वो टैक्टिक्स और जो ड्रिल्स है वो मौसम और जगह टेरेन के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। एंड क्योंकि आजकल एक दौर है नई टेक्नोलॉजी का, तो हम नई टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे इसके अंदर, एंड जिसके हिसाब से हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हमारे इस बॉर्डर के से ना हो पाए।
जिसके लिए हम सदैव तैनात हैं। खासतौर पर अगर इस टेरेन की बात करें तो करीब 11,000 फीट की ऊंचाई है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर है। अभी की हम बात करें तो -12 से -15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, और ऐसे में रहना और खासतौर पर बॉर्डर पे सर्वेलेंस करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। लेकिन जवान चूंकि जोश से भरा हुआ है, देशभक्ति का जज्बा उनके बीच मौजूद है, तो इसको काम को लगातार करते हैं। और सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार जवानों के लिए बहुत बेहतर चीजें जो करने की बात लगातार की जा रही है, चाहे कपड़ों की बात हो, शूज की बात हो, लगातार इन चीजों को पूरा किया जा रहा है और हमारे जवान सीमा पर मौजूद हैं। अब डीडी न्यूज की टीम यहां पहुंची है तो जाहिर तौर पर गर्मजोशी का माहौल उनके बीच है, नए साल के बीच। कैमरामैन शिवम के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज, LOC। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2023 की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने संदेश में कहा कि आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों और भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए। आइए हम देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नए साल का स्वागत इससे नए संकल्प के साथ करें कि हम भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आइए जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए हम सब मिलकर साझा प्रयास करें। #वेलकम 2023। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और अपने ट्वीट संदेश में कहा, आपका 2023 शानदार हो, ये उम्मीद, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। हिंदी एवं मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का जन्मदिन है। उनके अभिनय के सभी कायल हैं और यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ तमाम सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित नाना पाटेकर अपनी डायलॉग बोलने की शैली को लेकर काफी मशहूर है। जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ डायलॉग्स और यादगार गाने। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।